ओके, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब हीट होता है, ठीक है ना, डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यू कैन से बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स फ्लो ऑफ हीट है, फ्लो ऑफ हीट, ठीक है जी। तो जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, zeroth law of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics, तो ये क्या कहता है, इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन thermal equilibrium with each other, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होती है व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन देम, ठीक है ना। तो नो ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन टू अनदर। बात समझ आ गई है नहीं यही, थर्मल इक्विलिब्रियम का नो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है मतलब। तो इफ टू बॉडीज A and B are in thermal equilibrium with each other, and A is in thermal equilibrium with another body C, then B and C should be in thermal equilibrium with each other. तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी इस लॉ की, ठीक है ना। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ? जब हम कहते हैं A इक्वल टू बी, बी A इक्वल टू सी इंप्लाइज B इक्वल टू सी, यही है इस बात का मीनिंग। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं इक्वल क्या, क्या इक्वल इनमें, क्या इक्वल, ऑप्शन भी दे दूं? क्या इक्वल के लिए ऑप्शन है, क्या इनका हीट कंटेंट इक्वल है, क्या इनका प्रेशर इक्वल है, क्या इनका टेम्परेचर इक्वल है, क्या इनका वॉल्यूम इक्वल है, क्या इनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। चलो 5 ऑप्शन में से एक लेनी है, क्या इक्वल है। जब तुम कहते हो इनमें से कोई एक आंसर ठीक है ना, तो क्या इक्वल, कुछ आवाज हीट कंटेंट जैसी कुछ आई है, कितने लोग कह रहे हैं हीट कंटेंट? 1 2 3 4 5, यहाँ पे हीट ट्रांसफर की बात हो रही है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो ट्रांसफर ऑफ हीट, तो तुम कह रहे हो हीट कंटेंट इक्वल है। और कुछ नहीं, तो आंसर टेम्परेचर इज करेक्ट, या इनका टेम्परेचर इक्वल है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इस लॉ की इंपॉर्टेंस ही ये है कि दिस लॉ डिफाइंस टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल है, अभी जस्टिफाई भी करूंगा इस बात को कि टेम्परेचर इक्वल है, हीट कंटेंट मे नॉट बी इक्वल। एक्चुअली नेक्स्ट लाइन में लिख लो, दिस लॉ डिफाइंस टेम्परेचर, दिस लॉ डिफाइंस टेम्परेचर एज, this law defines temperature as the only condition, defines temperature as the only condition equality of which is the only condition equality of which shows thermal equilibrium. वॉल क्या होती है, doesn't allow transfer of matter
एज वेल एज हीट, ठीक है ना मैटर को ट्रांसफर होने देगी ना हीट को ट्रांसफर होने देगी। तो व्हाट डू यू थिंक, ये ग्लास की वॉल किस तरह की वॉल है, क्या ये एडियाबैटिक है? बाहर से अगर हीट हो तो अंदर नहीं आएगी, क्या हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगी? नहीं करेगी, नहीं आने देगी, क्या बात कर दी। ठीक है, कंडक्टिंग वॉल है, मैटर तो नहीं जाने देगी, वॉल है ना। मैटर मतलब अलाउ, डजंट अलाउ मैटर बट अलाउज ट्रांसफर ऑफ टॉपिक्स क्या होते हैं यार इस चैप्टर के। थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। केमिस्ट्री में शायद तुमने इसकी बात की होगी, या आइडियल गैस इक्वेशन याद है किसी को क्या होती है? PV इक्वल टू nRT, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन याद रखोगे जब भी तुम ये इक्वेशन यूज करोगे PV इक्वल टू nRT, P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, ठीक है ना, R गैस कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो याद रखना है इस इक्वेशन में कभी भी टेम्परेचर सेल्सियस या किसी और उसमें नहीं होता, केल्विन में ही पुट होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस इक्वेशन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है T। तो जब भी तुम PV इक्वल टू nRT यूज करोगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही यूज करना है, केल्विन में, ठीक है। केल्विन स्केल, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस से पहले हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, ये टर्म्स हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में ये तीन टर्म्स मैथमेटिकली यूज होंगी कंपैरेटिवली। हीट तो मतलब हीट कंटेंट, हीट गिवन या हीट विथड्रॉन। वर्क डन का मतलब वर्क डन होता है। इंटरनल एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। अब एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स दो तरह की हो सकती है, एक का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। सबको पता है दो तरह की एनर्जी होती है इन जनरल तो सभी में ही, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पे हम ग्रेविटी को नहीं लेते, ठीक है ना। मैटर में ग्रेविटी का रोल नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी हर उस जगह होती है जहाँ पे कोई भी फोर्स इन्वॉल्व हो जाए। मैंने बताई थी कभी ये बात तुम्हें कि पोटेंशियल एनर्जी हर उस जगह होती है जहाँ पे कोई भी फोर्स इन्वॉल्व हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी इतनी सीधी सी चीज़ नहीं होती कि सिर्फ ग्रेविटी की वजह से है mgh। एक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है स्प्रिंग्स वगैरह में। इसके अलावा हर उस जगह जहाँ पे किसी भी तरह की फोर्स आ गई वहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।
ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जब तुम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करोगे तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कॉजेज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन होती रहती है मॉलिक्यूल्स में, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और पता नहीं अब तुम्हें पता है या नहीं पता, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही टेम्परेचर कॉज करते हैं। ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर भी होती है। हाँ जी, जब हम कहते हैं ना हीट देने से विग्रस मूवमेंट होने लग जाती हैं और बॉडी का टेम्परेचर राइज होने लग जाता है, यही तो होता है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बॉडी का टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। इंपॉर्टेंट बात, वी टेक इट एज जीरो फॉर आइडियल गैसेस। जब हम बात करते हैं ना आइडियल गैसेस की, आइडियल गैस ऐसे होती कुछ नहीं है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया अपने आप में, लेकिन हम इस चैप्टर में ज़्यादातर आइडियल गैसेस की टर्म्स में बात करते हैं। और आइडियल गैसेस की खास बात क्या होती है कि आइडियल गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी को जीरो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जा सकता है। आइडियल गैसेस में अजम्पशन मानी जाती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अगर आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। तो हमारे मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जीरो मानना होता है, ठीक है। जीरो कब नहीं मान सकते? जब गैसेस के अलावा सॉलिड या लिक्विड के गैसेस होंगे, उनमें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। और एक्चुअली अगर तुम्हें याद हो तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। जब सॉलिड से लिक्विड का ट्रांजिशन होता है तो लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है। उस टाइम जो हीट दी जाती है वो सिर्फ कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट, है ना, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो क्या तुम इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि जिस टाइम स्टेट चेंज होती है उस टाइम वॉट एवर एनर्जी यू गिव एज लेटेंट हीट वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रही होती है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने से टेम्परेचर चेंज होगा। तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था उस टाइम, सिर्फ स्टेट सॉलिड से लिक्विड हो गई। उसने क्या किया? उसने सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को चेंज किया, यानी पोटेंशियल एनर्जी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन काइनेटिक एनर्जी में जीरो होता है, ठीक है। बट फिलहाल उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल तुम्हें एक बात जो समझनी है, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। आइडियल गैसेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जीरो होता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी को किससे रिलेट कर सकते हैं? टेम्परेचर के साथ। तो इसका मतलब अगर सिस्टम में इंटरनल एनर्जी राइज होगी तो मतलब टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी फॉल होगी तो टेम्परेचर फॉल होगा, है ना, इफ इट इज अ केस ऑफ गैस, नॉट इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। हाँ, वो हम आइडियली लेके चल रहे होते हैं। तो मैक्सिमम तुम्हारे क्वेश्चन सारे आइडियल गैस के ही होते हैं। तो तुम्हारे लिए तो दैट इम्प्लाइज डी यू कह लो या डेल्टा यू कह लो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इम्प्लाइज चेंज ऑफ टेम्परेचर। कैन वी से दैट फॉर आइडियल गैसेस? ये बात क्यों काम आएगी? फॉर आइडियल गैसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली इम्प्लाइज चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली इम्प्लाइज चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं है। तो यहां पे अगर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो डी यू पॉजिटिव राइज ऑफ टेम्परेचर, डी यू नेगेटिव फॉल ऑफ टेम्परेचर। राइज ऑफ टेम्परेचर, नेगेटिव होना फॉल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देन इफ वी कम टू हीट, डी क्यू या डेल्टा क्यू कह देते हैं हीट को, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन और विड्रॉन। तो सिंपल है साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव कब होगी? व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम। भाई किसी सिस्टम को हीट देते हो तो पॉजिटिव हीट लेके चलते हो, हीट इज एडेड टू द सिस्टम, ठीक है। तो व्हेन हीट इज गिवन टू सिस्टम डी क्यू पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव का क्या मतलब है? व्हेन हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम,
टेकन आउट, तो dq को नेगेटिव लेंगे व्हेन हीट इज विथड्रॉन या टेकन आउट। मेक सेंस? पॉजिटिव है जब हीट ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव है जब हीट विथड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है जी। वर्क डन GW से शो कर देते हैं। इसको PdV भी कह सकते हैं, P इंटू डेल्टा V, प्रेशर इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। वर्क डन जो होता है P इंटू DV होता है, DV मतलब चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V कह लो, डेल्टा लिखो D लिखो, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे की बात होती है। ठीक है ना। तो वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है एक्सपेंशन के लिए, जब सिस्टम एक्सपेंड करता है तो वर्क डन पॉजिटिव। नेगेटिव लिया जाता है जब सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में किया है क्या? ओ बेटे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन होती है, या कुछ नहीं होता। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, द हीट गिवन टू अ सिस्टम बल्कि ऐसे लिख लो, अ पार्ट ऑफ द हीट, अ पार्ट ऑफ द हीट a part of the heat given to a system is used up in changing its internal energy and rest of it is used up in doing work. A part of the heat given to a system is used up in changing its internal energy and rest of it is used up in doing work. कहने का मतलब, तुम जितनी भी हीट देते हो, मान लो dq is the heat given to the system, कुछ हीट इसमें से इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में कंज्यूम होएगी और कुछ हीट इसमें वर्क डन करने में कंज्यूम होएगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना। 100 जूल दिया, मान लो 60 यहाँ यूज हो गया तो 40 वहाँ यूज हो जाएगा, ये कह रहा है वो। कितनी सिंपल सी बात है ना। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो है। 100 दिया, 60 यहाँ यूज हो गया तो 40 वहाँ यूज हो गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन, यूज्ड अप इन डूइंग वर्क। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, thermodynamic processes, number 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, याद है कौन सा होता है? वेयर देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर टेक प्लेस, ठीक है ना, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब DT0, कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा इस प्रोसेस में, उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, बात समझ आ गई? अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें फॉर आइडियल गैसेस, जो नॉर्मली हमारे केस गैसेस के ही होते हैं, आइडियल गैसेस के ऊपर अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहा है dt 0 है। अगर dt 0 है तो कैन वी से du इज ऑल्सो 0, क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है तो टेम्परेचर में चेंज होगा, और ये कह रहा है टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही होगी। कैन वी से दैट? यानी कि इफ यू अप्लाई फर्स्ट लॉ टू आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में du 0 हो जाएगा और इक्वेशन रह जाएगी सिर्फ dq इज इक्वल टू dw। यानी कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में
जितनी भी हीट दी जाती है सारी वर्क डन में कंज्यूम होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। आइसोथर्मल में क्या कहते हैं भाई, आइसोथर्मल क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए तो इंटरनल एनर्जी का चेंज और टेम्परेचर चेंज डायरेक्ट रिलेटेड है। तो व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर इंप्लाइज देयर इज नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, इसका मतलब सारी एनर्जी तुम्हारी वर्क डन में कंज्यूम हो रही है बस। कैन वी से दैट? ये नहीं समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एन आइसोथर्मल चेंज, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। वो होती है पीवी इज कांस्टेंट। एक आइसोथर्मल चेंज के लिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। या ऐसे कह लो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ वेलोसिटी कहीं यूज नहीं हो रही है, V का मतलब वॉल्यूम है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट बिफोर द चेंज, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट आफ्टर द चेंज विल रिमेन सेम इफ देयर इज नो राइज और गेन ऑफ टेम्परेचर, राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। इसके डेरिवेशन में वैसे कुछ करना नहीं होता, वो गामा वाले का है। तेरे को कैसे पता जब तूने किया ही नहीं, कराया नहीं तुम्हें तो? इसके डेरिवेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। यूजिंग गैस इक्वेशन कैन वी से पीवी इक्वल टू एनआरटी कहते हैं, गैस इक्वेशन। ठीक है जी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। तो किसी भी गिवन सैंपल ऑफ गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ही होंगे। एक सैंपल ऑफ गैस है तो जितने हैं उतने हैं, चेंज कहाँ से होंगे, है ना। किसी बॉक्स में तुम गैस लोगे तो जितने मोल्स हैं उतने ही तो रहेंगे, अपने आप थोड़ी बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एन कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है किसी गिवन सैंपल के लिए। आर इज गैस कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हर जगह सेम ही होता है, तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट ही होती है ना। और अगर ये एक आइसोथर्मल चेंज है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है इसका, तो ये तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो वही तो कह रहा है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यही तो है। तो डेरिवेशन में कुछ नहीं करना होता इसका। ठीक है ना, सिंपल लॉजिक है। पीवी इज टू एनआरटी, जहाँ पे राइट साइड पे सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक है, उनका होता है डेरिवेशन। तो इसकी इक्वेशन होती है P1 V1 इज टू P2 V2। देयर कैन बी स्मॉल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। अभी करेंगे एक दो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसको इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल भी होते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ एन आइसोथर्मल चेंज। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई अब तक जो हमने किया है। तो नेक्स्ट लिख लो इंडिकेटर डायग्राम। चेंज कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर्व, वाई एक्सिस पे प्रेशर लोगे, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लोगे। प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर्व को इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व होता है इज कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, तो अगर हम आइसोथर्मल के लिए इसको ड्रॉ करें, आइसोथर्मल का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट इंप्लाइज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कह सकते हैं नहीं कह सकते? ये बात समझ में आती है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आती है बात समझ में? हो बेटे, तो अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो ग्राफ कैसा होता है इसका? ओ बेटे, बिल्कुल सही बात है, इसका ग्राफ आएगा ऐसा। मतलब प्रेशर कम होना मतलब वॉल्यूम बढ़ना, एक चीज कम होगी दूसरी इंक्रीज होगी। तो इसको इसका प्रेशर वॉल्यूम कर्व बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम, आल्सो कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। किसी भी मतलब किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर्व इज आल्सो कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस होती है कुछ। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है, नोट कर लो, वर्क डन is equal to area of pressure volume curve।
किसी भी केस में वर्क डन जो होता है ना, प्रेशर वॉल्यूम कर्व का एरिया विद वॉल्यूम एक्सिस, विद वॉल्यूम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस कह लो, ये कर्व है। तो यहां से यहां तक वर्क डन कितना हुआ है, हम कहेंगे इस ग्राफ का एरिया निकाल लो, ये वर्क डन होता है। तो वर्क डन इज ऑल्सो गिवन बाय एरिया ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कर्व, ठीक है। अब देखो, क्या इस शेप का एरिया निकालना पॉसिबल है? क्या ये शेप कोई नॉन शेप है जिसका एरिया का फॉर्मूला पता हो हमें? भैया अगर ये रेक्टेंगल होता, कोई सर्कल होता, कोई ट्रायंगल होता, तो एरिया तो हम निकाल लेते अपने किसी कॉन्सेप्ट से, क्यों फॉर्मूले पता होते हैं। क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है इस चीज का? तो आंसर है नहीं होता। तो नहीं होता तो मैथमेटिकली कैसे निकलेगा? पी डीवी का इंटीग्रेशन v1 से v2, अभी हम करेंगे भी इस चीज को। तो वर्क डन इज गिवन बाय पी डीवी का इंटीग्रेशन या एरिया ऑफ पीवी कर्व, ये दोनों बातें नोट कर लो। नेक्स्ट, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो ऐसा है, स्कूल में जितना कराया जाए उतना ही करना है स्कूल के पेपर के लिए। मैं तो कंपैरेटिवली पूरा ही कराऊंगा मोर और लेस, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है किसी के स्कूल में ये डेरिवेशन ना कराते हो, डायरेक्ट करा दें चीजें, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर कराया जाता है, वैसे ये भी होता है, तो कुछ स्कूलों में ही नहीं कराते। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गया इसमें। अरे यार प्लस कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस कैसे जाएगा। एक चीज और नोट कर लो बे, एक चीज और नोट करो। Isothermal process is a slow process where exchange of heat with the surroundings is allowed, ठीक है। आ जाओ इस टॉपिक पे, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें तो हम क्या लेने वाले हैं। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर विद डायाथर्मिक वॉल। वाई डायाथर्मिक वॉल? डायाथर्मिक वॉल को तुम कंडक्टिंग वॉल भी कह सकते हो। क्यों डायाथर्मिक? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एक सिलेंडर है, ठीक है ना। सिलेंडर विद डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल होती है कंडक्टिंग वॉल वेयर ट्रांसफर ऑफ हीट इज अलाउड। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी तो हमने बोला आइसोथर्मल के लिए ट्रांसफर ऑफ हीट अलाउड होनी चाहिए। आई बात समझ में? इसके ऊपर हम लगा देंगे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन, frictionless piston, and we take some ideal gas in it. तो सब कुछ आइडियल लेंगे, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, आइडियल गैस, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, खत्म होने वाला है तुम्हारा तो कोर्स। तो when heat is given to the gas, या heat is given to the system, the gas expands, गैस एक्सपेंड होगी, और हम मान के चल रहे हैं टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तभी हम आइसोथर्मल कह रहे हैं, ठीक है ना। द गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, तो सपोज पिस्टन हमारा आउटवर्ड मूव करेगा, गैस एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन आउटवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, पिस्टन मूव्ड बाय एक्स, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स का डी एक्स ले लो, फिर डी एक्स ले रहा हूँ तो मैं। लेट द पिस्टन मूव्ड बाय डी एक्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। फोर्स को तुम क्या बोलोगे? फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स को तो प्रेशर इंटू एरिया भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। और एरिया इंटू डी एक्स, क्या हम इसको चेंज इन वॉल्यूम कह सकते हैं?
वर्क डन को डायरेक्ट पीजीवी भी कहा जा सकता था वैसे। ये इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है कि ये वर्क डन पीजीवी क्यों होता है, ठीक है ना। जिसको ये स्टेप्स ना याद रहे वो डायरेक्ट वर्क डन, स्मॉल वर्क डन पीजीवी से स्टार्ट कर सकता है बात को, ठीक है भैया। तो डी डब्ल्यू इज पीजीवी और वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पीजीवी V1 से V2। अभी यही बोला था थोड़ी देर पहले हमने कि वर्क डन जो होता है पीजीवी का इंटीग्रेशन होता है। अब फिलहाल हम इसको आइसोथर्मल के लिए प्रूव करने वाले हैं, आइसोथर्मल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर आइसोथर्मल चेंज प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइड बाय वी, ऐसे बोल दें, या पी वी इज इक्वल टू एनआरटी ले लो, बल्कि इसके लिए तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, इंटीग्रेशन तो किसी को नहीं आता होगा मुझे लगता है, याद है इंटीग्रेशन, याद है थोड़े बहुत। तो इंटीग्रेशन में एक खास बात होती है कि जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम दो वेरिएबल एक साथ नहीं ले सकते। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, पी भी एक वेरिएबल है, डी भी एक वेरिएबल है। तो ये दो डिफरेंट नेचर के वेरिएबल हैं, एक प्रेशर है एक वॉल्यूम है। एक साथ दो वेरिएबल लेके इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा सिस्टम में, वरना इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं ऐसे करना। तो हम क्या करेंगे, हम पी वी इक्वल टू एन आर टी लेके प्रेशर की वैल्यू एन आर टी बाई वी इसमें पुट कर देंगे। हाँ, तो सारा एक्सप्रेशन वॉल्यूम के टर्म्स में हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एन आर टी तो सारा कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट की तरह काउंट हो जाएगा। वेरिएबल तो वी रह गया ना, फिर डी वी बाई वी, सेम वेरिएबल लाना पड़ता है हमें किसी तरीके से। तो प्रेशर की वैल्यू अगर मैं एन आर टी बाई वी कर दूँ, और एन आर टी तो बीइंग कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एन आर तो है ही कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स गैस कांस्टेंट। और क्योंकि ये आइसोथर्मल की बात हो रही है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल का तो मतलब ही होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कैन वी से कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही होगा इसका। तो ये डी वी बाई वी V1 से V2 आ जाएगा। ये डायग्राम रब कर दूं ऐसे, तो वर्क डन आ जाएगा, ये सारा वर्क डन चल रहा है, एन आर टी वन बाई वी, डी वी का क्या इंटीग्रेशन होता है किसी को याद है, लॉग वी होता है, ये नेचुरल लॉग वी, वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ये रूल होता है। तो ये वन बाई वी डी वी का इंटीग्रेशन है, तो लॉग वी, लिमिट है V1 से V2। थोड़ी सी इंटीग्रेशन दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी इसके लिए। एन आर टी लॉग V2, पहले अपर लिमिट पुट कर दे फिर लोअर लिमिट पुट कर दे, तो लॉग V2 माइनस लॉग V1, यही तो होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट का चक्कर। भाई इंटीग्रेशन अगर तुम्हें नहीं आती है ना तो फिर दिक्कत चलती रहेगी, इंटीग्रेशन रिवाइज करने की जरूरत है क्या इसके लिए। अब क्या तुम्हें लॉग का एक रूल पता है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाई बी, पता है बात। तो लॉग V2 बाई V1, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी, ये रूल होता है लॉग का, ठीक है। फिर लॉग के अंदर एक और चीज होती है, एक होता है नेचुरल लॉग, ये होता है नेचुरल लॉग ln। नेचुरल लॉग का मतलब होता है इसका बेस ई। जब हम नेचुरल लॉग कहते हैं ना, तो नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई। पता ही बात है, वैसे मुझे नहीं लगता तुम्हें पता ही होंगी, है ना, ये लॉग का चैप्टर क्योंकि कहीं होता ही नहीं मैथ्स में। नेचुरल लॉग होता है लॉग टू द बेस ई, लेकिन हम कैलकुलेशंस के लिए लॉग टू द बेस 10 को प्रेफर करते हैं, पता ही बातें सारी। तो केमिस्ट्री में शायद तुम्हें थोड़ा बहुत पता भी होगा कि नेचुरल लॉग को बेस 10 करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये क्यों कर देते हैं ये पता है, ये नेचुरल लॉग था लॉग टू द बेस 10 करने के लिए, क्योंकि हम कैलकुलेशन के लिए इसको प्रेफर करते हैं। एंड नाउ दिस बिकम्स द फाइनल फॉर्मूला फॉर
वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस 2.303 nRT log V2 by V1। ठीक है, बाकी तुम्हारा मन करे तो तुम इसको 2.303 nRT, बहुत सारे केसेस में नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिया जाता है तो वहाँ पे n को 1 ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, log P1 by P2 भी बोल सकते हैं क्योंकि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। आइसोथर्मल में P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू P1 by P2, तो V2 by V1 की जगह P1 by P2 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है तुम्हें पेपर उसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में।